Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें मैं आपको अब तक मैंने थ्योरीज आपको समझाई है। आज यूनिट नंबर 1 इसका स्टार्ट करेंगे, वो है अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड अमालगमेशन। भाई एमकॉम सेमेस्टर 3 में ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें आपको पता है कि 50% प्रैक्टिकल है, 50% ऑडिटिंग की थ्योरी है। तो आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड अमालगमेशन। यूनिवर्सिटी में इसके 14 मार्क्स का सवाल आपको पूछता है, तो ये यूनिट में आपको प्रैक्टिकल देखना है। तो आज हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन का जो यूनिवर्सिटी सम है उसकी पूरी थ्योरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जब हम सम करें तो आपने ये पीपीटी में ये जो थ्योरी है ये समझी हो तो सम आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2, उसमें यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड अमालगमेशन। चलिए, अगर अमालगमेशन अकाउंट्स के बारे में समझना है तो सबसे पहले हमें मीनिंग समझना पड़ेगा वर्ड अमालगमेशन। तो मीनिंग ऑफ अमालगमेशन क्या होगा? व्हेन टू और मोर कंपनीज कैरिंग सिमिलर बिजनेस डिसाइडेड टू कंबाइन, अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर देयर बिजनेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज अमालगमेशन। देखो क्या होता है, व्हेन टू और मोर कंपनीज कैरिंग सिमिलर बिजनेस डिसाइडेड टू कंबाइन, जब एक या दो या उससे ज़्यादा कंपनी जो एक जैसा बिजनेस कर रही है वो ऐसा डिसाइड करे कि चलो हम कंबाइंड हो जाते हैं एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी, एंड नई कंपनी बना दे। तो ऐसी सिचुएशन में जब जिस कंपनी का बिजनेस टेक ओवर किया जाता है तो उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है अमालगमेशन, यानी दो कंपनी कंबाइंड हो जाएगी और नए नाम से वो मार्केट में चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी प्लस बी कंपनी इज इक्वल टू सी कंपनी। ए और बी कंपनी दोनों एक जैसा बिजनेस करें, दोनों कंबाइंड हो जाए और सी कंपनी बनाए तो उसको क्या कहते हैं हम? बिजनेस का अमालगमेशन हुआ, बिजनेस में अमालगमेशन हुआ, ऐसा कह सकते हो। चलिए, अमालगमेशन समझने के बाद दूसरा उसके जैसा एक और मीनिंग समझ लेते हैं, मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये भी अमालगमेशन जैसा है पर इसमें भी कुछ डिफरेंट है। मीनिंग देख लेते हैं। व्हेन one of existing company take over business of another company or companies, it is known as absorption. The company whose business is take over goes into liquidation. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस या दूसरी दो एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस परचेस कर लेती है और तो उसको हम एब्जॉर्ब करना कहते हैं। हाँ, टू एब्जॉर्ब का मतलब होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीद रही है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जिस कंपनी का बिजनेस आप टेक ओवर कर रहे हो ना, वो कंपनी लिक्विड हो जाए, लिक्विडेशन में हो जाएगी, यानी वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदेगी, एक कंपनी स्टार्ट रहेगी, दूसरी कंपनी बंद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अरविंद मिल्स प्लस रोहित मिल्स इज इक्वल टू अरविंद मिल्स। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में क्लियर देख सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू सिर्फ x है, यानी कि x कंपनी y को खरीद लेगी तो y बंद हो जाएगी, सिर्फ x कंपनी चलेगी। अरविंद मिल्स अगर रोहित मिल्स को परचेस करेगी, सिर्फ अरविंद मिल्स चलेगी, या फिर कोई एक ही कंपनी चाहे स्टार्ट रहेगी। जो कंपनी बिजनेस खरीदेगी वो कंपनी की बुक में दूसरी कंपनी कंबाइंड हो जाएगी, एक कंपनी स्टार्ट दूसरी बंद। अच्छा, आप ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो, जब हज कंपनी मार्केट में थी, उसका बिजनेस वोडाफोन कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, तो फिर क्या हुआ, वोडाफोन कंपनी अभी कंटिन्यू है जो कि फॉरेन की कंपनी है, और हज कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई। तो ऐसा एग्जांपल भी आप ले सकते हो। क्लियर हो रहा है मीनिंग ऑफ अमालगमेशन, मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। चलिए, तो अब हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वी कैन से द पर्पस ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन दो कंपनियां क्यों कर रही है, क्यों वो कंबाइंड हो रही है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव,
टू एलिमिनेट और रिड्यूस कंपटीशन, कंपटीशन घटाने के लिए। हाँ, एलिमिनेट यानी हटाना, रिड्यूस यानी घटाना, तो कंपटीशन कम कर देना या कंपटीशन हटा देना है, तब वो दो कंपनी अमालगमेशन करती है। हाँ, सीधी सी बात है, मार्केट में दो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, होंडा है, फिर दूसरी अगर कोई कंपनी हो टोयोटा, तो ऐसी दो कंपनी मिलकर ऐसा सोचो चलो हम कंबाइंडली बिजनेस करें, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कंपटीशन घटाने के लिए दो कंपनी अमालगमेशन करती है, उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, टू कंबाइन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज। अगर एक कंपनी के पास फाइनेंस है, दूसरी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, तो दो अलग अलग रिसोर्सेज कंबाइंड हो जाए तो वो कंपनी का काम बहुत अच्छा होगा, तो इस वजह से वो लोग अमालगमेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया की कोई कंपनी है जिसके पास फाइनेंस है और जापान की कोई कंपनी है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया की कंपनी और जापान की कंपनी मिलकर अमालगमेशन करे तो जापानीज़ कंपनी को फ़ायदा होगा कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, हाँ, तो उनके लिए फ़ायदा है। और इंडिया की कंपनी के लिए क्या फ़ायदा होगा कि फॉरेन टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो एक के पास फाइनेंस, दूसरे के पास टेक्नोलॉजी हो, तो उस रिसोर्सेज का फ़ायदा लेने के लिए दो कंपनी अमालगमेशन करती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी उनके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, कम प्राइस पे भी प्रोडक्शन करते हो, दो कंपनी मिल जाएगी तो उनका कॉस्ट भी घट जाएगा ना, और ज़्यादा प्रोडक्शन वो लोग कर सकते हैं, तो उनके लिए इकोनॉमिकल फ़ायदा है, यानी कि उनके लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फोर्थ, दैट इज़ बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के फ़ायदे होते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब काम बांट दिया आपने और सेंट्रलाइज कर दिया, दैट मीन्स कंट्रोल ज़्यादा रहेगा आपका, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर जो आप बेच रहे हो उसमें आपका जो दो कंपनी कंबाइंड होगी ना, तो सेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा, कंट्रोलिंग आप कर सकते हो और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अमालगमेशन सिर्फ इतने हैं, ये आपको एमसीक्यू में कहीं ना कहीं पूछ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। अब हम देखने जाएंगे कि अगर दो कंपनी अमालगमेशन कर रहे हैं तो अमालगमेशन करते वक्त एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेस कंसिडरेशन देगी, तो आप हेडिंग देखो, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन अंडर अमालगमेशन। अमालगमेशन हो रहा है तब एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो परचेस कंसिडरेशन देगी ना, हाँ, कोई कंपनी आपकी मुफ्त में तो नहीं हो जाएगी, बदले में उनके इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैश या फिर डिबेंचर होल्डरों को भी पैसे देने पड़ता है। तो जब आप ऐसा कोई पेमेंट करते हो तो उसको परचेस कंसिडरेशन बोला जाता है। तो परचेस कंसिडरेशन का अमालगमेशन अकाउंट के साथ पूरा कनेक्शन है। तो आप किसी कंपनी को खरीदने के लिए जब परचेस कंसिडरेशन दोगे तो उसके लिए दो मेथड है। सेंटेंस आप देख सकते हो, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग दी परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन गिनने की दो मेथड है, उसमें से सबसे पहला नेट एसेट मेथड। जब आपको परचेस कंसिडरेशन पूरा ना दिया हो, यानी कि सिर्फ आपका इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट दिया हो, कोई कैश दिया हो, सिर्फ कुछ कम चीज़ें दी हो, पूरा परचेस कंसिडरेशन ना दिया हो, तब नेट एसेट यूज़ करना है। और जब आपको पूरा पेमेंट कितना किया है वो दे दिया हो, अगर मैं परचेजिंग कंपनी हूँ, ए कंपनी हूँ और बी कंपनी को मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो पूरा पेमेंट दिया है, कितना इक्विटी पेमेंट शेयर होल्डरों को पेमेंट कर रहा हूँ, कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेमेंट कर रहा हूँ, कितना कैश दे रहा हूँ, सब कुछ प्रोवाइड है, तो कंसिडरेशन मेथड। जब आपको परचेस कंसिडरेशन ना प्रोवाइड हो तो नेट एसेट मेथड। क्लियर? तो परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करने की दो मेथड, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे दोनों मेथड को। चलिए, तो उसमें से सबसे पहले हम नेट असेट मेथड देख लेते हैं। नेट असेट में हमें नेट असेट वर्ड के मुताबिक कैलकुलेट करना है। तो परचेस कंसिडरेशन के लिए जब आप नेट असेट गिनते हो तो सबसे पहले आपके पास गुडविल दी गई होगी, नई वैल्यू, तो गुडविल की नई वैल्यू ले लेनी है। उसमें टोटल असेट टेक ओवर बाय न्यू कंपनी। अगर हम न्यू कंपनी है, हम किसी कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हैं, तो हमें सारी असेट टोटल असेट टेक ओवर करनी है, उसकी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और फिर उसमें से लेस करना है टोटल लायबिलिटी टेक ओवर बाय न्यू कंपनी। हमने जितनी लायबिलिटी टेक ओवर की है वो सारी लायबिलिटी यहाँ पे कंसिडर करो, हाँ, तो उसके बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा नेट असेट का। तो गुडविल में टोटल असेट जो हमने टेक ओवर की है प्लस करना है, टोटल लायबिलिटी लेस करना है। टोटल लायबिलिटी में जितनी भी लायबिलिटी हम ले रहे हैं वो सारी के सारी यहाँ पे लेस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा नेट असेट का आंसर मिलेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और, when the value of goodwill is given in the additional information or consideration given in half
एट दैट टाइम परचेज प्राइस फाइंड आउट एज पर नेट एसेट मेथड। देखो ये मैंने आगे कह दिया है कि जब आपको गुडविल की वैल्यू दी गई हो या फिर परचेस कंसिडरेशन हाफ दिया हो या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में परचेस प्राइस के बारे में कुछ न बताया हो, तब आप कौन सी मेथड यूज़ करोगे? नेट एसेट मेथड। यानी कि परचेस कंसिडरेशन कैसे ना दिया हो, जैसे आपको इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट कितना किया है वो दे दिया हो, पर कैश कितना पेमेंट किया है या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को कितना पेमेंट किया वो ना दिया हो। जब ना दिया हो तो कौन सी मेथड? नेट एसेट मेथड। इसके बारे में एक और सेंटेंस, इन दिस मेथड रिजर्व्स एंड सरप्लस लाइक GR, P&L account, WCF that is workman compensation fund, WAF that is workman accident fund, dividend equation fund, capital reserve, security premium etc are not considered liability। भाई liability में ये सारे रिजर्व नहीं लेने हैं जिसके नाम आपको दिए गए। क्लियर हो रहा है? चलिए इस मेथड के बारे में थोड़ा और समझेंगे। इन दिस मेथड fictitious asset should not be considered। fictitious asset कौन कौन सी है? लाइक डिबेंचर डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। भाई जो fictitious asset है या मतलब अवास्तविक मिलकत हो, उसको यहाँ पे नेट एसेट आप जब गिन रहे हो तो वो टोटल एसेट है ना, उस टोटल एसेट में ये fictitious asset नहीं लेनी है। फिर उसके बाद इन दिस मेथड ओनली those asset and liability should be considered which are taken over by new company, and the new value of those asset and liability should be considered, and if new value of not given then the book value should be considered। देखो यहाँ पे क्या है कि असेट एंड लायबिलिटी जो वैल्यू आप जो असेट एंड लायबिलिटी आप टेक ओवर कर रहे हो ना, उसकी न्यू कंपनी में कौन सी वैल्यू लेनी है? नई वैल्यू। अगर नई वैल्यू प्रोवाइड नहीं है वो असेट एंड लायबिलिटी की, तो फिर जो वैल्यू बुक में दी गई है वही वैल्यू कंसिडर करोगे। यानी असेट एंड लायबिलिटी के नई वैल्यू दी हो तो नई वैल्यू, अदरवाइज पुरानी वैल्यू यानी बुक वैल्यू से कंसिडर करना है। नेक्स्ट दैट इज प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट शेयरिंग फंड, पेंशन फंड, वर्कमैन शेयरिंग फंड एक्सेट्रा आर लायबिलिटीज़। भाई ये लायबिलिटीज़ है, आगे नाम आए थे जो लायबिलिटी नहीं है, बट अब प्रोविडेंट फंड है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, पेंशन फंड है। ये हर साल 2 साल जो एम्प्लॉयज़ है उसके बीच में बांटा जाता है, तो इसको कंसिडर करना है। तो ये एज अ लायबिलिटी हम टेक ओवर करेंगे। जब नेट एसेट गिनेंगे ना तो उसमें टोटल लायबिलिटी माइनस करना, उसमें ये सारी लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ द परचेज कंपनी टेक ओवर the debenture of vendor company and gives some cash, debenture, equity share etc against the debenture of vendor company, then it should be considered as liability in the net asset method। भाई नेट एसेट जो मेथड है उसमें अब एक और पॉइंट आ रहा है कि जब आप डिबेंचर किसी वेंडर कंपनी के को हम परचेस कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं डिबेंचर वेंडर कंपनी के, तब हमें उनको पेमेंट अगर कैश में कर रहे हैं, डिबेंचर कर रहे हैं या सामने इक्विटी शेयर एक्सेट्रा दे रहे हैं, तो वो डिबेंचर को एज अ लायबिलिटी कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है, और वो है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के मुताबिक। अच्छा, अमाल कमीशन अकाउंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, और ये 101% आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि अमाल कमीशन अकाउंट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 उसका आंसर आएगा। चलिए अब दूसरी मेथड को देख रहे हैं हम, कंसिडरेशन मेथड। नेट एसेट के बाद ये सेकंड मेथड है। इसका कब यूज़ होगा तो आपको सेंटेंस में दिख जाएगा, व्हेन परचेस प्राइस गिवन फुल इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड कैश, देन इट इज़ नोन एज कंसिडरेशन मेथड। जब आपको परचेस प्राइस दे दिया हो, यानी कि अगर मैं A कंपनी हूँ, मैं B कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डरों को 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को 1 लाख और कैश 50,000 दे रहा हूँ, तो टोटल परचेस प्राइस इक्विटी शेयर होल्डरों को 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को 1 लाख, कुल 2 लाख और कैश 50,000, तो 2,50,000 अगर मैं टोटल पेमेंट कर रहा हूँ, वो परचेस प्राइस दिया हुआ है, तो दैट इज़ कंसिडरेशन मेथड। इसमें से अगर कुछ एक या सब कुछ ना दिया हो तो नेट एसेट मेथड। कब कंसिडरेशन मेथड यूज़ करना है, जब आपके पास परचेस प्राइस फुल गिवन हो, तब ये मेथड यूज़ होगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। व्हेन
consideration method is applied for find out purchase price, then net asset find out as per net asset method. After this goodwill और कैपिटल रिजर्व शुड बी फाइंड आउट एज अंडर। देखो यहाँ पे नेट असेट मेथड के बाद ये जो सेकंड मेथड है हमारी कंसिडरेशन मेथड, उसको जब आप अप्लाई करोगे ना तो आपको परचेस प्राइस जो नेट असेट की तरह फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। और जब आप नेट असेट फाइंड आउट करोगे तो नेट असेट एंड आपके परचेस प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो कहलाएगा आइदर गुडविल आइदर कैपिटल रिजर्व। चलिए इसको फॉर्मूला की मदद से देख लेते हैं। तो गुडविल अगर होगी तो गुडविल का फॉर्मूला है परचेस प्राइस माइनस नेट असेट। अब ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है और इसमें से 100% एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने यहाँ से एमसीक्यू पूछा ही है। गुडविल का मतलब होता है जब आपकी परचेस प्राइस ज़्यादा हो और मैं जो हूँ वो परचेजिंग कंपनी हूँ, हाँ मैंने किसी और कंपनी का बिजनेस खरीदा तो मेरे पास उसकी नेट एसेट कितनी आई। नेट एसेट का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो परचेस प्राइस को कंपेयर किया जाता है नेट एसेट के साथ। सपोज मैंने उस कंपनी को खरीदा 20 लाख में और मेरे पास उस कंपनी की नेट एसेट आ रही है 15 लाख, तो मेरी परचेस प्राइस ज़्यादा हुई, मैंने उसको ज़्यादा पैसे दिए और सामने उसकी नेट एसेट 15 लाख आई, तो टोटल डिफरेंस 5 लाख मैंने ज़्यादा पेमेंट किया, तो उसका मतलब उस कंपनी में क्या है, गुडविल है। हाँ मैंने परचेस प्राइस ज़्यादा क्यों पे किया, बिकॉज ऑफ गुडविल। तो जब परचेस प्राइस इन शॉर्ट ज़्यादा हो तो गुडविल। इससे उल्टा एग्जैक्ट कैपिटल रिजर्व कब होगा, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेट असेट माइनस परचेस प्राइस। सिमिलरली अगर आपने परचेस प्राइस कम पे किया है और नेट असेट ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी को खरीद रहा हूँ और उसकी नेट असेट मेरे पास 10 लाख आ रही है और सामने मैंने पेमेंट 8 लाख का किया है, हाँ 10 लाख मेरे पास एक नेट असेट आ रही है और सामने मैंने पेमेंट 8 लाख किया, परचेस प्राइस कम हो तो कैपिटल रिजर्व। हाँ तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, 10 लाख और 8 लाख का डिफरेंस 2 लाख कैपिटल रिजर्व आएगा। समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट परचेस प्राइस ज़्यादा तो गुडविल, परचेस प्राइस कम तो कैपिटल रिजर्व। चलिए एक अब और हेडिंग की बारी आ चुकी है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी हमने जो देखा वो तो अभी नई टेक्निक है, बट पहले अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया जाता था, उसके लिए आपको 2 चीज़ समझनी पड़ेगी। नंबर 1 अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड न्यू बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन। देखो ये आपका है ना मटेरियल में दिया हुआ है कि ट्रेडिशनल मेथड अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकाउंट लिखने के वक्त आपको परचेजर की बुक में अकाउंटिंग एंट्री करनी है एंड बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर अमालगमेशन। तो ये कौन सी एंट्री होगी परचेजर की बुक में वो आपको ऑलरेडी मटेरियल में दिया हुआ है, तो वो सब कुछ मैं पीपीटी में नहीं कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड अब नहीं पूछी जाती। आपको तो जो अभी लेटेस्ट मेथड है वही यूज़ करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के मुताबिक। तो ये ट्रेडिशनल मेथड में पहले परचेजर की बुक में अकाउंटिंग एंट्री की जाती है। सेकेंड दैट इज़ नंबर ए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। फिर वेंडर कंपनी की बुक में भी अकाउंटिंग एंट्री की जाती है एज वेल एज वेंडर की कंपनी में अकाउंट भी बनता है। द फॉलोइंग नेसेसरी अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ वेंडर। परचेजर की बुक में सिर्फ एंट्री और बैलेंस शीट, जबकि वेंडर कंपनी की बुक में अकाउंटिंग एंट्री भी होगी एज वेल एज अकाउंट भी प्रिपेयर होंगे। कौन कौन से अकाउंट वेंडर कंपनी की बुक में होंगे, तो सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, थर्ड कैश एंड बैंक अकाउंट, फोर्थ न्यू कंपनी अकाउंट एंड फिफ्थ न्यू कंपनी इक्विटी शेयर अकाउंट। ये 5 अकाउंट बनते हैं ट्रेडिशनल मेथड में। अब ये मेथड हमारे सिलेबस में है नहीं और आपको उसके प्रैक्टिकल भी नहीं पूछने वाले, पर सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड क्या है ये समझने के लिए मटेरियल में भी ये सारी चीज़ दी हुई है। परचेजर की बुक में और वेंडर कंपनी की बुक में जो जो अकाउंटिंग एंट्री है वो आपको मटेरियल कॉपी में मिल जाएगी। चलिए तो अब अमालगमेशन अकाउंट जो हमें सम में इम्पोर्टेंट है वो चीज़ लेने जा रहा है, मर्जर एंड परचेस कंसेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, और यही आपको सम करना है। अब तक हमने परचेस प्राइस की जो 2 मेथड देखी, उसके अलावा अब हमें अमालगमेशन का जो सम होगा वो अमालगमेशन इन 2 नेचर का होता है, नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ परचेस। तो अब वो कंसेप्ट समझना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के मुताबिक। चलिए उसकी जानकारी ले लेते हैं।
Institute of Chartered Account in India issued Accounting Standard 14 in October 1994, treated accounting for amalgamation, and amalgamation described in standard R as two types. देखो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है ना, ICAI, वो लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इशू किया था 1994 में। और जो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना अमालगमेशन, उसके दो टाइप के नेचर है। हाँ, उसको दो टाइप में डिस्क्राइब किया गया है। उसमें से सबसे पहला अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। जब अमालगमेशन का नेचर मर्जर का होता है तो उसके लिए हम थोड़ी जानकारी लेंगे। इन दिस मैथड accounting treatment of such amalgamation is that all asset, liabilities, capital take over by new company at same value. Merger method is also known as पूलिंग और ऑफ इंटरेस्ट मेथड। देखो यहाँ पे ये मेथड के बारे में 2-3 सेंटेंस ये कहे गए हैं कि ये मेथड की ट्रीटमेंट में ऑल असेट्स, ऑल लायबिलिटी, ऑल कैपिटल नई कंपनी की बुक में सेम वैल्यू से ले जानी है। मैं परचेजिंग कंपनी हूँ ए कंपनी और मैं बी कंपनी को खरीद रहा हूँ, तो ए कंपनी की बुक में बी कंपनी की सारी असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल सब कुछ सेम वैल्यू से ट्रांसफ़र करना है। दैट इज अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। ये बहुत ईजी होता है और ये मर्जर मेथड को और दूसरे नाम से पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अमालगमेशन इज क्लासिफाइड एज मर्जर इफ द ऑल फॉलोइंग कंडीशन आर क्लासिफाइड। यानी कि अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर को जानना है ना, ये नेचर ऑफ मर्जर कब होगा, जब नीचे दी गई कंडीशन सारी सेटिस्फाइड होगी। और अब हम देखने जा रहे हैं डेंजरस 5 कंडीशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के मुताबिक अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर की कौन सी 5 कंडीशन है, तो उसमें से सबसे पहली कंडीशन, asset and liabilities of the old company must be transferred in the company at the same figure। देखो असेट एंड लायबिलिटी ओल्ड कंपनी की है ना, वो नई कंपनी की बुक में सेम फिगर से दिखाई जाएगी। मैं ए कंपनी हूँ और सामने वाली बी कंपनी की जो भी असेट एंड लायबिलिटी मैं अपनी नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ए कंपनी में, तो वो सेम फिगर से दिखाई जाएगी, राइट। तो ओल्ड कंपनी की असेट लायबिलिटी सेम वैल्यू से। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी और भी कंडीशन देखेंगे। चलिए, तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर के लिए सेकंड कंडीशन, शेयर होल्डर होल्डिंग 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर मस्ट बी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। अगर मेरी ए कंपनी है तो बी कंपनी के कितने परसेंट शेयर होल्डर मेरी कंपनी में ट्रांसफ़र होने चाहिए, 90%। मेरी कंपनी में आने के लिए वो लोग एग्री होने चाहिए, तभी ऐसा कह सकते हैं कि अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है। थर्ड कंडीशन, द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ old company must be paid in the form of shares of the new company। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो ओल्ड कंपनी के हैं ना, उनको पेड होगा इन फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। अगर मैं ए कंपनी बी कंपनी को पेमेंट कर रहा हूँ तो बी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में पेमेंट कर सकता हूँ, यानी हम कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। हाँ, कोई और तरीके से डिबेंचर दे के भी पेमेंट नहीं कर सकते। मैं उनको अगर पेमेंट कर रहा हूँ तो सिर्फ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर दे के ही उसको परचेस करना है। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर जो पुराने हैं उनको पेमेंट के लिए यहाँ पे कंडीशन दी गई है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 4, the intention must be to continue the business of old company after amalgamation। मेरा पर्पस पुरानी कंपनी को कंटिन्यू करना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने उसको खरीदा फिर वो कंपनी में जो चलानी नहीं है, तो ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। नई कंपनी का इंटेंशन क्या होना चाहिए कि पुरानी कंपनी को खरीदने के बाद कंटिन्यू करेंगे। एंड द लास्ट कंडीशन, assets and liability of old company with the reserve to the reserve transfer to company। देखो यहाँ पे क्या होता है, असेट एंड लायबिलिटी पुरानी कंपनी की है ना, विद रिजर्व ट्रांसफ़र करनी है। आप जैसे अब तक कोई भी सम लेते जा बैलेंस शीट बनाते हो, जैसे कोई कंपनी का अगर आप ले रहे हो, सारी चीज़ टेक ओवर कर रहे हो, तो उसमें कभी आप रिजर्व नहीं लेते हो। बट यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ मर्जर में असेट एंड लायबिलिटी के साथ साथ जितने भी रिजर्व है ना, सारे नई कंपनी में सेम वैल्यू से ट्रांसफ़र कर देना है। क्लियर। तो ये है अमालगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की 5 डेंजरस कंडीशन। क्लियर।
चलिए, तो अब हम देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ सम, यानी अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर कर रहे हो तो आपको कुछ कैलकुलेशन के लिए एक आध दो नोट सिखा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस। परचेस प्राइस कैसे ढूंढोगे इन नेचर ऑफ मर्जर मेथड। तो उसमें सबसे पहले दो कॉलम बना लेते हैं, छोटा सा टेबल, जिसमें पहली कॉलम रहेगी पर्टिकुलर, दूसरी कॉलम रुपीज़ की। और अब हमने जो पेमेंट किया है परचेज प्राइस में, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पेमेंट किया है वो लेंगे, और साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितना पेमेंट किया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो पेमेंट किया है वो लेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको परचेज प्राइस मिल जाएगा। और अब इसमें से एक और चीज़ करनी है, माइनस करना है, हमें लेस करना है वेंडर कंपनी कैपिटल। सामने वाली वेंडर यानी जो सेलिंग कंपनी है, जो बिक रही है, उस कंपनी की हमारे पास इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कितना है वो बैलेंस शीट में से ले लेना है। यानी कि परचेस प्राइस में से हमारे पास जो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर आए वो माइनस करो कि वो जो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नई कंपनी की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व में जो ले जाना है वो डिफरेंस वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एकदम छोटा सा वर्क है कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो पेमेंट में किया है वो ले लो, परचेस प्राइस आ जाएगी, उसमें से वेंडर कंपनी की कैपिटल को माइनस कर दो, डिफरेंस जो अराइज होगा वो जाएगा जनरल रिजर्व में। चलिए, फिर इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जनरली द डिफरेंस बिटवीन परचेस प्राइस एंड नेट एसेट इज गुडविल, बट इन मर्जर मेथड difference is transferred to general reserve and deducted from total general reserve। देखो यहाँ पे क्या होता है, परचेस प्राइस में जनरली डिफरेंस अराइज हो ना तो उसको हम गुडविल बोलते हैं, पर मर्जर मेथड में ऐसा है कि जो भी डिफरेंस अराइज होगा उसको हम जीआर में, जनरल रिजर्व में लेके जाएंगे, और वो जनरल रिजर्व में प्लस ऐड या डिडक्ट दोनों हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन, इफ़ द परचेस कंपनी गिव्स अ न्यू डिबेंचर अगेंस्ट द डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी। अच्छा, अगर आप डिबेंचर होल्डरों को, न्यू डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट कर रहे हो वेंडर कंपनी के, व्हेन परचेस कंपनी गिव्स डिबेंचर अगेंस्ट द डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी, डिबेंचर के बदले में अगर आप डिबेंचर दो तो क्या होगा, तो आपको नंबर ए, if the more value given by the new company then debenture return loss should be deducted from general reserve। अगर आप डिबेंचर होल्डरों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, नए पेमेंट ज़्यादा करो, आपने नया पेमेंट ज़्यादा किया है इसके लिए आपको वो लॉस है, वो उसको बोला जाता है डिबेंचर रिटर्न लॉस, और वो जनरल रिजर्व में से माइनस किया जाएगा। पेमेंट ज़्यादा करो तो लॉस है। इससे एग्जैक्ट उल्टा नंबर बी, if less value is given then the debenture profit is added to the general reserve। अगर आप नए डिबेंचर होल्डरों को कम पेमेंट कर रहे हो तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, कम पेमेंट करो तो प्रॉफिट है, और वो जीआर में प्लस हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। चलिए, तो अब देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीआर। जीआर का पूरा कैलकुलेशन कैसे होगा, जो नई बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है उसके लिए फिर से दो कॉलम वाला टेबल, उसमें पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम रुपीज़, और उसमें सबसे पहले हम कॉपी करेंगे जनरल रिजर्व बोथ द कंपनी, दोनों कंपनी का। कहाँ से, बैलेंस शीट में से। आपको दो कंपनी के बैलेंस शीट दी गई होगी, उसमें से जीआर कॉपी करो। सपोज ए कंपनी का जीआर है तो उसको लिया, फिर बी कंपनी का जीआर है तो उसको टेक ओवर किया, फिर उसमें से फर्स्ट आपको प्लस करना है डिबेंचर रिटर्न प्रॉफिट। अगर डिबेंचर होल्डरों को आपने कम पेमेंट किया है, नया पेमेंट कम है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो तो क्या करना है, प्लस करना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ रिक्वायर। अगर समझो कि आप जीआर में से पेमेंट कर रहे हो पर पेमेंट के लिए आपके पास जीआर इनफ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस का पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। इफ़ रिक्वायर का मतलब ये सेल में आया, जब आप सम करेंगे तो सम में इसका प्रैक्टिकली समझना है कि जीआर पेमेंट के लिए आप यूज़ कर रहे हो, पर जब पेमेंट कम पड़े तो पीएनएल का यूज़ करना है। अच्छा, इन सब का टोटल एक आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से जो चीज़ माइनस करनी है उसमें से सबसे पहला डिबेंचर रिटर्न लॉस। अच्छा, डिबेंचर रिटर्न में आइदर प्रॉफिट होगा आइदर लॉस, लॉस हो तो माइनस करना है। अब लॉस कब होगा, जब आप नए डिबेंचर होल्डरों को ज़्यादा पेमेंट करोगे। मैंने पेमेंट ज़्यादा किया तो मेरे लिए नुकसान है, तो डिबेंचर होल्डरों को ज़्यादा पेमेंट करो तो लॉस माइनस करना है। अब परचेस प्राइस में जो डिफरेंस था वो यहाँ से माइनस करना है। डिफरेंस ऑफ परचेस प्राइस चाहे प्लस आए या माइनस आए, डिफरेंस यहाँ से माइनस ही होगा। फिर हमारा नया जीआर का वैल्यू आ जाएगा, बैलेंस ऑफ जीआर इन न्यू बैलेंस शीट में वो ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो ये है पूरा वर्क जीआर के लिए, जो जनरल रिजर्व हमें ढूंढना है उसका पूरा वर्क ऐसे होगा। चलिए, तो अब हम नेचर ऑफ मर्जर को छोड़ के दूसरे नेचर पे जाएंगे, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेज। अगर मर्जर नेचर नहीं है तो ये दूसरा नेचर होगा, और सम आपको दोनों मेथड से पूछेंगे। देखो, अमाल कमीशन ऑफ अकाउंट्स है, उसमें आपको यूनिवर्सिटी में दोनों मेथड पूछता है, प्रॉबेबली कई साल सिर्फ एक मेथड पूछिए। अदरवाइज अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेज, आपको 14 मार्क्स में दोनों मेथड के से सम कैलकुलेट करना है, तो बहुत लेंथी वर्क आएगा अमाल कमीशन में। चलिए, नेचर ऑफ परचेज कब होगा उसकी जानकारी ले लेते हैं। An amal commission which does not satisfied any one or more of the above condition fail in the categories of amal commission in the nature of purchase। देखो, आगे हमने 5 कंडीशन देखी थी, वो अमाल कमीशन की पांचों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल ना हो तो अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। वो 5 कंडीशन आगे आ चुकी है, उसमें से कंडीशन कोई सेटिस्फाइड ना हो तो वो नेचर ऑफ परचेज। चलिए, सेकंड, उसमें इन दिस मेथड ऑल एंट्रीज एंड कैलकुलेशन शुड बी ट्रीटेड एज ट्रेडिशनल मेथड। In this method, consideration should be paid in equity shares, cash, preference share, etc. The value of asset and liability may be changed। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेथड है ना, आगे जो हमने एक ट्रेडिशनल मेथड थी ना, वो जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक स्लाइड में समझाया हुआ है, तो वो मेथड जैसा है, यानी कि उसमें एंट्रीज और कैलकुलेशन उस हिसाब से होता है। और ये मेथड में जब भी आप पेमेंट करते हो तो इक्विटी शेयर में, कैश में या प्रेफरेंस शेयर में पेमेंट हो सकता है, और वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी में भी चेंज, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे आगे मर्जर में क्या था कि असेट एंड लायबिलिटी की सेम वैल्यू से आप ट्रांसफ़र करते हो, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। यही ये मेथड में कहना चाहता है। चलिए, इस मेथड के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। In this method, no reserve at surplus take over by new company, but as per accounting standard 14, the expert profit reserve and investment allowance reserve, which are statutory, that means legal reserve brought into the books of purchasing company. They are to be retained for a specific period under the certain act and the following entry will be made। देखो, ये मेथड जो है ना, उसमें एक नयापन आ रहा है। मतलब जनरली आप सारे रिजर्व वो नेचर ऑफ मर्जर में ट्रांसफ़र कर देते, यहाँ पे ये मेथड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के मुताबिक सारे रिजर्व नहीं ले जाना है, पर 2 रिजर्व, मोस्ट IMP थिंग, एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये दोनों रिजर्व आपको कंटिन्यू रखने हैं। बाकी के कोई रिजर्व नहीं ले जाने, सिर्फ ये 2 रिजर्व, जिसको स्टैट्यूटरी, कानूनी रिजर्व यानी कानूनी अनामत, लीगल रिजर्व भी बोला जाता है। तो उसमें 2 है, एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। सिर्फ ये 2 रिजर्व नई कंपनी की बुक में दिखाना है, यानी कि अगर मैं परचेजिंग कंपनी हूँ, मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में सामने वाली कंपनी के सारे रिजर्व नहीं, पर सिर्फ एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व मैं टेक ओवर करूँगा। और उसको स्पेसिफिक पीरियड के लिए बोला होगा कि 2 साल तक रखना है, 1 साल तक रखना है। और जब ये रिजर्व आप ले जाते हो तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, तो आप नीचे एक अकाउंटिंग एंट्री देख लो, अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट में उसका डेबिट होगा, तो अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, यानी इसको आपको अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट में लेके जाना है। और एडजस्टमेंट अगर कर रहे हो तो वो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, तो बैलेंस शीट में आप उसको असेट साइड दिखाओगे, और असेट साइड उसको फिक्टिशियस असेट के हेडिंग में अमाल कमीशन एडजस्टमेंट करके दिखा सकते हो, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस के हेडिंग में उसको दिखा सकते हो। तो ये आपका पूरा अमाल कमीशन का PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वर्क हो गया है।
आज हमने सीखा कि अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन क्या है, फिर अमालगमेशन में परचेस प्राइस कैलकुलेशन के लिए दो मेथड देखी, नेट एसेट एंड कंसिडरेशन मेथड, साथ ही साथ थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड का भी देखा। फिर उसके बाद अमालगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के मुताबिक दो नेचर का है, नेचर ऑफ परचेस एंड नेचर ऑफ मर्जर, ये दोनों के बारे में पूरा जानकारी लिया। जितना मैंने आज आपको सिखाया अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, वो पूरा वर्क आप आराम से देखोगे, बुक में नोट डाउन करोगे, वैसे मटेरियल कॉपी में दिया हुआ है, तो ये पूरा वर्क आपको अच्छे से देख लेना है और उसको नोटबुक में लिखना भी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.